हाँ जी स्टूडेंट्स, जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा। हमने कॉस, साइन, इन सब के ग्राफ्स पढ़े थे। डोमेन रेंज की बात करी थी हमने, ठीक है ना। साइन, फिर साइन इनवर्स, इन सब के हमने ग्राफ पढ़े। कॉस एक्स का पढ़ा ग्राफ, कॉस इनवर्स एक्स का पढ़ा, फिर टेन एक्स का पढ़ा, और फिर टेन इनवर्स एक्स का पढ़ा। इन सब की हमने डोमेन रेंज की बात करी और कैसे हमने डोमेन रेंज निकाला साइन इनवर्स के लिए, उसकी हमने बात करी, ठीक है ना। तो ये सीखना इम्पॉर्टेंट क्यों है? ये सीखना इस वजह से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको आगे काम आएगा, ठीक है ना। हम कैसे डोमेन में चेंज करते हैं कि वो फंक्शन वन वन और ऑन टू हो जाता है, तभी हम साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और टेन इनवर्स निकाल पाते हैं। ये हमने लास्ट वीडियो में इतना कवर किया था। तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पे लिंक होगा उसका और आपको मिल जाएगा, जैसे कि तभी आगे आपको समझ में आ पाएगी। ये वाली वीडियो पर डायरेक्ट अगर आप देख रहे हो तो समझ में नहीं आएगा। आज हम पढ़ेंगे कॉट इनवर्स के बारे में। तो उसके लिए हम सबसे पहले कॉट का ग्राफ पढ़ेंगे एंड देन फिर हम आगे कैसे हम कॉट इनवर्स निकालते हैं वो पढ़ेंगे। कॉट का ग्राफ देखो। कॉट, हमें पता है कि सिंपल कॉट जीरो की वैल्यू क्या होती है। कॉट जीरो की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। ये तो टेंथ में भी हमने पढ़ा है। इन्फिनिटी नहीं होता, नॉट डिफाइंड होता है, तो ये चीज गलती नहीं करनी है। ऐसे अगर मैं कहता हूं कि कॉट 45 यानी कि पाई बाय 4 पर वैल्यू 1 होती है और कॉट पाई बाय 2 पर वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। अगर मुझे इनवर्स पता करना है तो मैं यही बोलूंगा ना कि कॉस इनवर्स की 0 पर वैल्यू कब होगी? जब कॉस इनवर्स पर यहां पर जो वैल्यू होगी वो नॉट डिफाइंड होगी, ठीक है ना। और कॉस इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होगी? पाई बाय 4, ऐसे लिखते हैं हम। और ऐसे ही कॉट इनवर्स 0 पर वैल्यू होगी पाई बाय 2। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये मतलब होता है कि इससे हम इस पे आ गए। अच्छा, अब यहां पर डोमेन क्या है कॉट की? पहले ग्राफ पर भी बाद में बात करेंगे, डोमेन पर आते हैं। हमें पता है कि कॉट को हम कॉट थीटा अगर हम पढ़ते हैं तो हमने ये चीज टेंथ में पढ़ी है कि कॉट थीटा हमारे पास साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। इसका मतलब साइन थीटा नीचे आ रहा है। इससे हमें क्या समझ में आता है कि साइन थीटा नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता। और साइन थीटा 0 कब कब होता है? तो वो थीटा की वैल्यूज हमें हटानी पड़ेंगी। आ गई मेरी बात समझ में? यानी कि एक्स कह दो या थीटा कह दो, एक ही बात है। यहां पर एक्स लिख दो, चाहे एंगल लेना है हमें तो कुछ भी लेके कर लो एंगल चाहे। तो एक्स की वैल्यू क्या क्या हटा दें जिससे कि नीचे 0 ना बने डिनोमिनेटर में। तो साइन एक्स 0 कब होता है? हमें पता है साइन एक्स पाई के मल्टीपल्स में 0 होता है, यानी कि एन पाई, जहां पर जो एन है वो इंटीजर है। यानी कि पाई के सारे मल्टीपल्स पे साइन की वैल्यू 0 होती है। ये चीज हम पढ़ के आए हैं साइन के ग्राफ में। तो अब देखो डोमेन, देखो क्या बन रही है। सारे रियल नंबर माइनस में एन पाई, ये ऐसे है करली ब्रैकेट्स में एन पाई। क्या मतलब है इसका? कि कि सारे रियल नंबर्स हो सकते हैं, मतलब हम x में सारी वैल्यूज रख सकते हैं एक्सेप्ट पाई के मल्टीपल्स। क्यों? क्योंकि पाई के मल्टीपल्स में साइन 0 होता है और डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होता। मैथमेटिक्स में डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होता है, नॉट डिफाइंड होता है वो। तो इस वजह से इसकी डोमेन ऐसे बनी है। ग्राफ समझते हैं और फिर रेंज की बात करेंगे। देखो माइनस का, देखो इधर 0, माइनस पाई बाय 2, पाई बाय 2, पाई, 3 पाई बाय 2, 2 पाई माइनस पाई, इस तरीके से ही होता है ग्राफ। यहां पर देखो ये पाई के मल्टीपल्स पे देखो ये डॉटेड लाइन लग रही है। पाई के मल्टीपल्स में डॉटेड लाइन लग रही है। क्यों लग रही है डॉटेड लाइन? क्योंकि पाई के मल्टीपल्स में वो डिफाइंड ही नहीं है ना। इस वजह से देखो सारे पाई के मल्टीपल्स में डॉटेड लाइन आ रही है, ठीक है ना। ये माइनस पाई पर भी आ रही है, मतलब सारे पाई के मल्टीपल्स में, चाहे माइनस में हो चाहे पॉजिटिव में हो। तो देखो यहां पर अगर मैं बात करूं कि कॉट 0 नॉट डिफाइंड था, तो देखो यहां पर कॉट 0 ये रहा, और आगे देखो नॉट डिफाइंड है, ये कहीं भी मीट नहीं हो रहा, ये आगे इन्फिनिटी तक जा रहा है ऐसे। मतलब जैसे 10 का ग्राफ था ना, देखो 10 का ग्राफ कैसे था?
10 का ग्राफ हमारा, सिंपल 10 का ग्राफ हम ऐसे करके बनाते थे, ऐसे, ये इस तरीके से चलता था लहराता हुआ। ये भी वैसे ही है, बस ये इस तरफ से है, ठीक है ना, ये इस तरफ से है, ऐसे है, देखो ये इस तरफ से चल रहा है, ऐसे ऐसे चलता रहेगा आगे इस तरीके से। तो बस इतना डिफरेंस है साइन और कॉट और टेन के ग्राफ में। अच्छा, मैंने क्या बताया, कॉट जीरो नॉट डिफाइंड है। नॉट डिफाइंड है देखो, तभी यहां पर इन्फिनिटी तक जा रहा है, इसका मतलब नॉट डिफाइंड का मतलब कहीं भी मीट नहीं कर रहा वो। आगे बात समझ में। कॉट जीरो नॉट डिफाइंड लेते हैं क्योंकि देखो कहीं पर भी वैल्यू नहीं पुट कर रहे। अच्छा, इन्फिनिटी तक क्यों जाता है, क्योंकि मैंने बताया ना, ये चीज मैंने लास्ट वीडियो में भी बताई थी, अगर हम जीरो से थोड़ी सी बड़ी वैल्यूज लेंगे तो वो चीज इन्फिनिटी की तरफ जाती है, क्योंकि मैंने बताया हुआ है कि 1/0 पॉजिटिव हमारा इन्फिनिटी होता है, पॉजिटिव इन्फिनिटी, और 1/0 नेगेटिव हमारा होता है माइनस का इन्फिनिटी। तो ये चीज याद रखनी है। और 1/0 होता है नॉट डिफाइंड। तो तीनों में डिफरेंस है। 1/0 पॉजिटिव का मतलब ये है जीरो से थोड़ा सा बड़ा नंबर, बहुत थोड़ा सा बड़ा नंबर, 0.000001 ऐसा। तो वो जीरो तो नहीं हुआ ना, एग्जैक्ट जीरो तो नहीं होगा ना। तो ये चीज आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी बताई और बार बार बता रहा हूँ, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आगे π/4 पर वैल्यू 1 है। अब π/4 देखो, π/4 कहाँ आएगा, π/4 कहीं यहाँ आएगा, इस पर वैल्यू देखो, ये रही 1, ये रही π/4। और उसके बाद π/2 पर वैल्यू कितनी है, देखो 0। कॉट π/2 पे 0 है ना, तो जब ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो ये आएगा 0, ये रहा। तो इस तरीके से हमारा ग्राफ चलता है। वही देखो, अब पाई आ गया, π/2 के बाद पाई आया, पाई पर नॉट डिफाइंड है, देख लो कहीं पर भी वैल्यू नहीं आ रही पाई पर। ऐसे ही नीचे, नीचे देखो नेगेटिव जा रहा है। अगर मैं कॉट -π/4 की बात करूं तो वो मुझे क्या देगा, -1 देगा π/4 पर, ठीक है ना। ये वाली बात समझ में आती है हमें कि कॉट -π/4 कितना हो जाएगा। अगर मैं यहां पर क्वाड्रेंट बनाता हूं तो क्वाड्रेंट का मतलब हो गया कि यहां पर क्या होता है, सारे पॉजिटिव, यहां पर साइन और कोसेक पॉजिटिव, यहां पर थर्ड क्वाड्रेंट में जाके टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, और यहां पर कॉट और सेक हमारे पॉजिटिव होते हैं और बाकी सारे नेगेटिव होते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो अगर थीटा यहां पर आ रहा है, ये थीटा π/4 यहां पर आ रहा है, तो इसका नेगेटिव माइनस का π/4 यहां आएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब -π/4 की वैल्यू -1 देगा। तो देख लो, नीचे अगर -π/4 होगा, -π/4 किधर होगा, इस तरफ होगा -π/4 यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर वैल्यू ये देगा -1, ये रहा इधर। इस तरीके से ये हमने शो कर रखा है कि ग्राफ इस तरीके से ये चलता है कॉट का, ठीक है। और रेंज क्या है, रेंज पे आप चेक कर सकते हो, रेंज पर वैल्यूज -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी दे रहा है ये वैल्यूज रेंज की, यानी कि सारी वैल्यूज हमें -इन्फिनिटी से, देखो ये चल रही है ना, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी से -इन्फिनिटी तक वैल्यूज जा रही है, टच नहीं कर रहा बस जीरो पर ये कभी भी, क्योंकि कॉट जीरो पर ये नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है ना। ये पॉजिटिव इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी, ये इस तरीके से हमने ग्राफ प्लॉट कर करके बनाए हैं, ठीक है ना। तो ग्राफ बनाने के लिए आपसे कोई एग्जाम में आएगा नहीं, बट आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो 3π/2 पर, 3π/2 पर वैल्यू 0 होती है, 3π/2 पर वैल्यू 0 होती है कॉट की। जैसे π/4 पर क्या कॉट π/2 पर 0 होती है, वैसे ही पाई के मल्टीपल्स में सब वैल्यू 0 आएंगी, यहाँ -π/2 पर भी वैल्यू 0 आएंगी। जब आपको ये चीज समझ में आ जाएगी ना, तो ग्राफ तो आप खुद भी बना सकते हो, आपको याद करने की या रटने की जरूरत नहीं होती ग्राफ। आगे बात समझ में ये। अब इससे हम समझेंगे अब कॉट इनवर्स का ग्राफ। अब मैंने क्या बताया था, अभी ये फंक्शन देखा जाए तो 1 1 और ऑन टू नहीं है, कहीं से ये 1 1 और ऑन टू नहीं दिख रहा हमें, देख लो हॉरिजॉन्टल लाइन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब इसको 1 1 और ऑन टू बनाने के लिए इसकी डोमेन में कुछ चेंज करना पड़ेगा, देखते हैं क्या चेंज करना पड़ेगा इसकी डोमेन में। ये देखो, ये है कॉट इनवर्स का ग्राफ। अब ये कॉट इनवर्स के ग्राफ में हमें यहाँ पर क्या बोल दिया, अच्छा सबसे पहले यहाँ पर ये देखना है हमें कि हम इसकी डोमेन और रेंज में क्या चेंज करें कि ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू आ जाए। तो हमने यहाँ पर ये चीज समझी हुई है, देखो यहाँ पर ये चीज यहाँ पर लिखी होगी आपके आगे, ये देखो कॉट इनवर्स की डोमेन क्या है,
ऑल रियल नंबर्स हैं, ऑल रियल नंबर्स हैं, ठीक है ना। और रेंज क्या हो जाएगी 0 से पाई। अब यहां पर अब देखो हमें वैल्यूज कहां से कहां तक लेनी है। अगर मैं 0 से पाई के बीच में इंटरवल ले लूं तो 0 से पाई के बीच में ये ग्राफ बनेगा। देखो यहां पर अगर मैं कॉट का ग्राफ बनाता, कॉट का ग्राफ अगर बनाऊंगा मैं, तो 0 और इधर कहीं आएगा पाई और इधर कहीं है पाई/2। तो ठीक है, तो ये देखो कि किस तरीके से बना हुआ है। पाई/2 से जा रहा है नीचे ऐसे, ये जाएगा पाई पर तो ऐसे है, और ये ग्राफ ऐसे करके ऐसे करके ऐसे जाएगा। अब देखो ये ग्राफ को देख के हम कह सकते हैं कि हाँ ये ग्राफ 1 1 और ऑन टू है, ठीक है ना। 1 1 और ऑन टू है, इसका मतलब हमें इसकी डोमेन और चेंज रेंज में जो चेंज करना है, डोमेन हमें लेनी है 0 से पाई, 0 से पाई। अच्छा 0 और पाई को क्या इंक्लूड करेंगे? नहीं करेंगे 0 और पाई को इंक्लूड। क्यों? क्योंकि यहां पर 0 पर तो वो नॉट डिफाइंड है ना, देखो 0 पर तो वो नॉट डिफाइंड है और पाई पर भी वो नॉट डिफाइंड होता है, तो इस वजह से ओपन इंटरवल आएगा। तो ये डोमेन आएगी, ये अभी कॉस की डोमेन बता रहा हूं जो हमने रेस्ट्रिक्टेड डोमेन पढ़ी है, जो कि लास्ट वीडियो में भी हमने पढ़ी थी। रेंज तो हमारा -∞ से इन्फिनिटी ही रहेगा, क्योंकि वैल्यूज तो हमें यहाँ से सारी वैल्यूज देगा -∞ से इन्फिनिटी। बस अब इसका उल्टा कर देते हैं तो वो कॉस इनवर्स की डोमेन और रेंज बन जाती है। यानी कि डोमेन क्या बन जाएगी कॉस इनवर्स की? ऑल रियल नंबर। ऑल रियल नंबर का मतलब यहाँ पर यही है -∞ से इन्फिनिटी। और देखो रेंज क्या है, 0 से पाई है, उल्टा हो जाता है ना। ये जो डोमेन है वो रेंज बन जाती है, जो रेंज है वो डोमेन बन जाती है। तो ये कॉस की रेस्ट्रिक्टेड डोमेन और रेंज थी, कॉस एक्स की रेस्ट्रिक्टेड, जिससे कि हम बता सकते हैं ये कि ये 1 1 और ऑन टू है। अब ये 1 1 और ऑन टू बनाता है, ठीक है ना। तो ये अब 1 1 और ऑन टू बना रहा है, इस वजह से हम इसको अब बोल सकते हैं कि इसका इनवर्स डिफाइंड है, इसका इनवर्स डिफाइंड है। ग्राफ देख लो किस तरीके से बना हुआ है। इस ग्राफ को बस उल्टा कर दिया, यानी कि ये जो ग्राफ था कॉस इनवर्स का ऐसे था, इसको देखो इसका इनवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया। यानी कि जो एक्स एक्सिस पर बन रही थी वैल्यूज वो अब वाई एक्सिस पर बनेगी, और जो वाई एक्सिस पर बन रही है वो एक्स एक्सिस पर बनेगी, ठीक है ना। तो ग्राफ हमें 0 से पाई के बीच में पढ़ना है ना बस, तो ये वाला ग्राफ होगा हमारा। सिर्फ यहाँ पर सिर्फ बना के दिखाया हुआ है कि ऐसे बनेगा ग्राफ, बट एक्चुअल में जो हमें पढ़ना है, क्योंकि मैंने बताया ना हमें प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लेनी होती है। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का मतलब क्या होता है? वो रेंज की ही बात कर रहा है वो, बट रेस्ट्रिक्टेड है, रेस्ट्रिक्टेड है। आ रही है ना मेरी बात समझ में कि रेस्ट्रिक्टेड है? इस वजह से देखो है तो ये 1 1 और ऑन टू, इसमें भी अगर मैं पाई से 2 पाई के बीच में बोलूं तब भी ये 1 1 और ऑन टू है, और अगर मैं यहाँ पर -पाई से 0 बोलूं तब भी ये 1 1 और ऑन टू है। बट जब ये मैथमेटिशियंस ने एक प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बना के दी हुई है हमें, कि हमें यहाँ पर 0 से पाई के बीच में ही हमें ये चीज बतानी है कि ये 1 1 और ऑन टू है। वैसे तो ये 1 1 और ऑन टू इस इंटरवल में भी है, इस इंटरवल में भी है, ठीक है ना। बट हमें सिर्फ ये वाला इंटरवल पढ़ना है, तो इस वाले इंटरवल को हमें ग्राफ में दिखाना है। बस बाकी से ये ऊपर वाला सारा हटा देना, ये भी नीचे वाला भी सारा हटा देना, सिर्फ इतना ग्राफ बनेगा जितना ये यहाँ पर शो हो रहा है लाइन में, ठीक है ना। ये है इसकी डोमेन और रेंज। देखो डोमेन और रेंज समझना हमें इंपॉर्टेंट है। ग्राफ मैंने आपको बताया ना कि ग्राफ एग्जाम में तो नहीं पूछेगा, बट ग्राफ से क्या है कि ग्राफ से आपको एक डोमेन और रेंज का आइडिया लग जाता है, ठीक है ना। अगर मान लो कि कभी भूल भी गए डोमेन और रेंज, और अगर ग्राफ याद है तो बहुत आसानी से आप डोमेन और रेंज पता कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये था कॉट इनवर्स के बारे में। अब ऐसे ही हम पढ़ेंगे सेक इनवर्स के बारे में और फिर उसकी इनवर्स के बारे में। अब यहां पर बोला है कि sec x और cosec x ऑल्सो रिपीट आफ्टर एन इंटरवल 2 पाई। मतलब वही है कि ये 2 पाई के इंटरवल के बाद ये ग्राफ फिर वैसे की वैसा शेप लेना शुरू कर देता है। जैसे कि हमें पता है कि sec x होता है 1/cos x। अब cos x 0 नहीं होना चाहिए कभी भी, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा। उसके लिए मुझे x को क्या नहीं लेना, cos 0 कब कब होता है? cos 0 हमारा ऑड पाई/2 के मल्टीपल पे होता है, यानी कि उसको हम ऐसे लिखते हैं जहां पर ये जो n है वो इंटीजर है। आ गई मेरी बात समझ में? देखो पुट करके देख लो n को,
इंटीजर यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव सब पुट करके देख लो, ऑड π/2 के मल्टीपल्स में ये हमारा जो है cos 0 आता है। इस वजह से हम अगर देखें तो डोमेन और रेंज देखो यहाँ पर वही लिखी हुई है जो मैंने अभी बताई है कि सारे रियल नंबर हो सकते हैं एक्सेप्ट क्या, 2n+1 मल्टीप्लाई में π/2। यानी कि इसका रीजन भी बता दिया मैंने कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि cos x डिनोमिनेटर में है वो कभी जीरो नहीं हो सकता, और cos x जीरो कब कब होता है, वो वाले सारे हम हटा देंगे, मतलब वो वाली सारी वैल्यूज हम हटा देंगे, जो बचेंगी वो हमारी सीकेंट फंक्शन की डोमेन हो जाएंगी। यानी कि सीकेंट फंक्शन का मतलब क्या है कि sec x को हम सारी रियल वैल्यूज यानी कि x में हम डोमेन में सारे वैल्यूज ले सकते हैं, बस एक्सेप्ट ये ऑड π/2 के मल्टीपल्स में। उसी के हिसाब से देखो ये ग्राफ बना हुआ है। देखो π/2 नहीं ले सकते ना, तो तभी देखो यहाँ पर π/2 पर ये डॉटेड लाइन है, यानी कि ये इंफिनिटी वाली लाइन है, यानी कि यहाँ पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है। ये वो वाली लाइन यहाँ पे डॉटेड वाली बनाई हुई है ना, देख लो हर सारे π/2 के मल्टीपल्स में बनाई हुई है ये लाइन, माइनस में हो चाहे प्लस में हो। ग्राफ किस तरीके से बनाया हुआ है, सिंपल वैल्यूज पुट करके हमने ग्राफ बनाया है इसमें, ठीक है ना। ग्राफ रटने की जरूरत नहीं है कि कैसे शेप में ग्राफ बना हुआ है। अब वैल्यू सोचो कि हमने पढ़ा हुआ है कि sec 0 की वैल्यू क्या होती है, ठीक है ना। sec 0 की वैल्यू क्या होगी, अब ऐसे याद कर लो, जैसे कि cos 0 की वैल्यू क्या थी, cos 0 की वैल्यू 1 थी ना, तो sec 0 की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, 1/1। ऐसे ही अगर मैं बात करूं sec π/4 की वैल्यू, अब sec π/4 का मतलब हो गया sec 45 डिग्री। sec 45 डिग्री का मतलब हो गया कि cos 45 पर वैल्यू कितनी थी, cos 45 पर वैल्यू थी 1/√2, उसका रेसिप्रोकल √2। ऐसे ही sec π/2 पर वैल्यू क्या होगी, अब हमें पता है कि cos π/2 क्या होता है, cos π/2 0 होता है, तो sec π/2 1/0 यानी कि नॉट डिफाइंड होगा, ये याद रख लो, नॉट डिफाइंड होगा, ठीक है ना। बट अगर मैं जीरो से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू ले लूं तो वो मेरा इन्फिनिटी जाएगा, ठीक है ना। इसी पर बेस देखो ग्राफ बनाते हैं, इसी पर बेस ये ग्राफ है। कैसे है, sec 0 पर वैल्यू 1 है, देखो sec 0 पर वैल्यू ये 1 दिख रही है ना। sec π/2 पर वैल्यू √2 है, π/2 कहाँ होगा, π/2 0 और π/2 के कहीं बीच में होगा, यहाँ पर π/4। इस पर वैल्यू देखो कहीं आ रही है √2, अब √2 की वैल्यू 1.41 समथिंग होती है, इसका मतलब यहाँ कहीं आ रही है वैल्यू ये रही, तो यहाँ से जा रहा है ना ग्राफ, ये ऐसे इसके बीच से जा रहा है ना। और π/2 पर नॉट डिफाइंड है, देखो π/2 पर नॉट डिफाइंड है, तो देख लो मीट नहीं कर रहा लाइन पर, देख लो कहीं कर रहा है मीट, ये डॉटेड लाइन पर मीट कर रहा है, नहीं कर रहा ना, यानी कि ऊपर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ये भी ऐसे ऊपर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, बट कभी भी टच नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि π/2 पर वैल्यू नॉट डिफाइंड है। अगर मैं उससे थोड़ी सी वैल्यू बड़ी लेता हूं, यानी कि 1/0 होगा ना, 1/0 तो नॉट डिफाइंड है, अगर मैं उसको थोड़ी सी वैल्यू बड़ी ले लूं तो वो मुझे इन्फिनिटी देगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी, और पॉजिटिव इन्फिनिटी ऐसे ऊपर ही जा रहा है, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी, और ये माइनस इन्फिनिटी नीचे है। आ गई मेरी बात समझ। अब देखो यहां से समझने वाली बात क्या है, ये ग्राफ ऐसे क्यों बना, यू शेप क्यों ले रहा है। यहां देखो वैल्यू क्या है, माइनस का π/2 है, क्या माइनस के π/2 पर भी वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है, क्या होती है। अब देखो क्यों माइनस इन्फिनिटी क्यों नहीं है, पॉजिटिव इन्फिनिटी क्यों है, क्योंकि देखो sec माइनस का π/2 भी नॉट डिफाइंड होगा, बट पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगा, नेगेटिव इन्फिनिटी नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि माइनस का π/2 कहां पर लाई करेगा, माइनस का π/2 अगर तुम देखोगे तो ये माइनस का π/2 इधर आता है, तो यानी कि इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में, इसके और इसके बीच में आएगा, और इस वाले क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में sec पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो ये भी पॉजिटिव इन्फिनिटी है, ये इसका मतलब है कि पॉजिटिव इन्फिनिटी क्यों है वो, ठीक है ना। तो ये मतलब है। अच्छा यहाँ पर नेगेटिव इन्फिनिटी का ग्राफ कैसे बन रहा है, देखो sec पाई पर वैल्यू क्या है, sec पाई पर वैल्यू क्या बनाई हुई है, -1 है, देखो sec पाई पर वैल्यू -1 है, जैसे कि sec 0 पर वैल्यू 1 थी, sec पाई पर वैल्यू -1 है, ठीक है ना। क्यों क्यों -1 है, क्योंकि cos पाई पर वैल्यू कितनी होती है, cos पाई पर वैल्यू -1 होती है, तो 1/-1 -1 ही होता है, ठीक है ना, तो -1 आ गया। इधर क्या है, इधर ये ग्राफ ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है,
क्योंकि पाई बाय 2 और पाई के बीच में जो भी वैल्यूज होंगी वो हमें नीचे नेगेटिव देगा उसका आउटपुट, और पाई और 3π/2 के बीच में जो वैल्यूज होंगी वो हमें नेगेटिव दे रहा है। क्यों दे रहा है, क्यों दे रहा है? अरे π/2 और पाई सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में सेक की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती, तो नेगेटिव वैल्यू से तो देगा। आ रही है मेरी बात समझ में? ऐसी पाई और 3π/2, अब पाई और 3π/2 के बीच की वैल्यूज यहां पर आती हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में भी सेक नेगेटिव होता है, तो वैल्यूज नेगेटिव ही तो देगा, तो ग्राफ ऐसे ही तो जाएगा, नीचे की तरफ ही तो जाएगा, नेगेटिव ही तो जाएगा, ऊपर तो जा ही नहीं सकता। ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है, सोचने वाली बात है ना? बस याद रख लो कि इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, नीचे कभी भी टच नहीं करेगा π/2 पर और 3π/2 पर। ऐसे ही देखो यहाँ पर 0 से π/2 पर ऊपर जा रहा था ना पॉजिटिव, क्यों? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा था और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेक पॉजिटिव होता है। ऐसे ही देखो यहाँ पर 0 से -π/2, 0 से -π/2 का मतलब ये है कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, क्योंकि अगर 0 इधर है, क्योंकि अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहां पर जो भी एंगल बनता है वो माइनस का एंगल बनता है ना, थीटा। अगर यहां पर मान लो पॉजिटिव है थीटा, तो इस तरफ फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस थीटा बनता है। ये चीज पढ़ाई हुई है, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री में। तो इस वजह से हमें पता है कि सेक पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। इस वजह से देखो 0 और -π/2, 0 और -π/2 पर भी ग्राफ देखो ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे नहीं जा रहा, वैल्यूज पॉजिटिव ही दे रहा है, ठीक है ना। इस वजह से दे रहा है क्योंकि ये बड़ी काम की चीज है जो हमने यहाँ पर पढ़नी है, ठीक है ना, ये 11th क्लास में हम पढ़ के आते हैं। तो ये थी cos x की बात। अब रेंज क्या होगा? अब रेंज देखो, रेंज समझने वाली चीज है इसमें। रेंज हमें -∞ से -1 दे रहा है वैल्यू। अब देखो यहां पर -∞ से -1 दे रहा है वैल्यू और 1 से इंफिनिटी दे रहा है। अब देखो 0 तो दे ही नहीं रहा। अब देख लो सेक की वैल्यू किसी भी एंगल पर, किसी भी रेडियन पर 0 नहीं होती है, तभी देखो टच नहीं है 0 पर, कहीं भी कोई भी टच नहीं है 0 पर। 1 से ऊपर है या तो सारी वैल्यू, या फिर -1 से छोटी हैं सारी वैल्यूज। देख लो -1 तो है बट -1 से नीचे हैं सारी वैल्यूज, तभी इसकी रेंज ये बताई गई है क्या, कि -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, ठीक है ना। तो -∞ से -1 के बीच में ग्राफ बन रहा है और 1 से इंफिनिटी के बीच में ग्राफ बन रहा है, मतलब ये हमें वैल्यूज दे रहा है, रेंज दे रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या नहीं बन रहा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि रेंज सारे रियल नंबर हो सकती है एक्सेप्ट -1 से 1, ओपन ब्रैकेट, क्योंकि -1 और 1 तो इंक्लूड है ना। -1 से 1 के बीच की कोई भी वैल्यूज हमें आउटपुट में नहीं मिलेगी, बाकी हमें सारे रियल नंबर मिल सकते हैं। या तो इसको ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, दोनों का मतलब सेम है, इसका मतलब और इसका मतलब बिल्कुल सेम है। तो ये था हमारा सेक एक्स का ग्राफ, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे कि सेक इनवर्स क्या कहता है। सेक इनवर्स को भी समझेंगे कि बस वही है, सेम चीजें चलेंगी कि हमें उसकी पहले सेक एक्स की डोमेन में कुछ चेंज करना पड़ेगा, तभी तो डिफाइंड होगा सेक इनवर्स एक्स भी, क्योंकि डिफाइंड तो है। क्या करें, देखो सेक एक्स के बारे में अगर पहले बात करें तो सेक एक्स की जो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन और रेंज आएगी, रेंज तो देखो सेम ही रहनी है, रेंज में तो कोई चेंज नहीं है, रेंज तो हमारी यही रहेगी, रेंज तो यही रहेगी, ठीक है ना। डोमेन क्या होगा? अब डोमेन को ध्यान से समझना, डोमेन में लिख रहा हूं 0 से पाई माइनस कर दिया π/2। क्या ये चीज समझ में आई? देखो वो कह रहा है कि ये 1 और ऑन टू कब होगा, जब हम यहाँ पर वैल्यूज 0 से पाई के बीच में ले लेते हैं सारी, 0 से पाई के बीच में ये आ गई वैल्यूज, 0 से पाई के बीच में ये सारी वैल्यूज आ गई, और π/2 को हमने हटा दिया। क्यों? क्योंकि π/2 पर तो वो डिफाइंड ही नहीं है ना, तो जब π/2 पर वो सेक एक्स ही डिफाइंड नहीं है तो उसका इनवर्स तो क्या ही डिफाइंड होगा। अगर मैं अलग से इसका ग्राफ बनाऊं सिर्फ सेक एक्स का, सेक इनवर्स का नहीं, सिर्फ सेक एक्स का, तो वो ग्राफ किस तरीके से शो होगा हमें, देखो यहां पर वैल्यूज हमने इधर 1 ले ली थी, इधर 2 ले लिया था, ठीक है ना। यहाँ पर 0 है और इधर है π/2 और यहाँ है पाई,
क्योंकि पाई बाय 2 पर वो डिफाइंड नहीं है, तो इस तरीके से आएगा। अब 0 से पाई के बीच में ये चीज, ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू है, ठीक है ना। एक रेस्ट्रिक्टेड डोमेन तो हमें लेनी पड़ेगी ना, कि जहां पर हम बता सकें कि ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू है। तो ये फंक्शन इस तरीके से जा रहा है, देखो ऐसे जा रहा है, ऐसे, और यहां से ये फंक्शन इस तरीके से आएगा, क्योंकि यहां पर आएगी कहीं वैल्यू -1, जो कि -1 यहां पर आएगा, ठीक है ना। इस तरफ आ रहा है -1, देख लेते हैं अभी यहाँ पर कि पाई पर आ रहा है -1, ठीक है। तो ये चीज, अच्छा पाई हमने यहाँ ज्यादा दूर बना दिया, यहाँ लिखते हैं पाई को, ठीक है ना। तो ये चीज आ गई, यहां से ये चीज ऐसे रहेगी और ऐसे जाएगा। अब देखो ये जो ग्राफ बन रहा है ना, इस ग्राफ पर हम इसको हम कह सकते हैं कि 1 1 और ऑन टू है। कैसे नहीं कह सकते, देख लो, वैल्यूज चेक करके देख लो। एक तो हमें यूनिक वैल्यू मिल रही है 1 1 के लिए, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट पास हो रहा है इसका। और ऑन टू की अगर हम बात करें तो सारे आउटपुट की, यानी कि सारे कोडोमेन की हमें प्री इमेज मिल रही है, इजीली हम देख सकते हैं। तो ये फंक्शन अब कह सकते हैं कि ये फंक्शन 1 1 है और ऑन टू है, ठीक है ना। तो ये इसकी रेस्ट्रिक्टेड डोमेन है, 0 से पाई के बीच में लिया है मैंने, 0 से पाई के बीच में मैंने सारी वैल्यूज ली है एक्सेप्ट पाई बाय 2। क्यों? क्योंकि पाई बाय 2 पर डिफाइंड ही नहीं है, ये डिफाइंड नहीं होगा तो इसका मतलब हम उसको छोड़ देंगे, फिर उसका सेक इनवर्स भी नहीं निकाल सकते पाई बाय 2 पर। बाकी देख लो, बस अब इसका उल्टा कर देंगे, देखो वैसे ही लिखा हुआ है, डोमेन और रेंज मिल गई यहाँ पर, देखो। यानी कि डोमेन क्या हो जाएगी, सारे रियल नंबर -1 1, यानी कि मैंने बताया कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सारे रियल नंबर -1 से 1, ठीक है ना। और रेंज क्या हो जाएगी, 0 से पाई, क्लोज्ड ब्रैकेट। क्लोज्ड ब्रैकेट का मतलब यह है कि 0 पर तो वैल्यू मुझे दे रहा है 1, पाई पर भी मुझे वैल्यू दे रहा है -1, माइनस के पाई बाय 2 को हटा दिया क्योंकि इस पर डिफाइंड नहीं है। तो ये हो गया डोमेन और रेंज सेक एक्स की रेस्ट्रिक्टेड वाली, और इसका उल्टा कर दिया तो यही हमारी बन जाएगी कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स की डोमेन और रेंज। आ गई मेरी बात समझ में? तो देखो अब ये जो मेरा फंक्शन बन के आया ना, ये सेक एक्स का फंक्शन बन के आया, मतलब सेक एक्स का ग्राफ बनाया, ये सिर्फ वो वाला ग्राफ बनाया मैंने जहां पर मेरे को इसका इनवर्स डिफाइंड करना है, ठीक है ना। बस इसका ही मुझे उल्टा कर देना है, जहां पर देखो एक्स एक्सिस पर, यहां पर मैंने वाई एक्सिस पर वैल्यूज ली है ना, -1 0 1 2, यहां पर मुझे एक्स एक्सिस पर लेनी है। और जहां पर मैंने एक्स एक्सिस पर लिया है 0 पाई बाय 2 पाई, ये मुझे वाई एक्सिस पर लेनी है। अब मुझे ये चीज समझ में आ रही है कि 0 पाई बाय 2 और पाई, यानी कि कहने का मतलब मेरा ये है कि ग्राफ जो बन रहा है ना, सिर्फ मुझे जो इनवर्स का ग्राफ समझना है वो यहां से यहां तक समझना है, क्योंकि मुझे 0 से पाई के बीच में समझना है, मुझे ये ऊपर से कोई लेना देना नहीं है, ना मुझे नीचे से कोई लेना देना है। सिर्फ आपको ये बुक में बना के दिखाया हुआ है कि ग्राफ ऐसे भी बन सकता है इनवर्स का, क्योंकि वो हर इंटरवल में, हर पाई के इंटरवल में, जैसे 0 से पाई था तो ऐसे ही पाई से 2 पाई के बीच में भी ये 1 1 और ऑन टू आएगा और इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। बट वही है, मैंने बार बार बोला कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो हम लेते हैं, जो मैथमेटिशियंस ने बनाई गई है, वो 0 से पाई एक इंटरवल तय कर लिया गया था। तो इसी वजह से हम बस यही पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो अब देख लो, यही ग्राफ इस तरीके से बन रहा है, देख लो 1 से लेके ये ऐसे जा रहा है, इस तरफ जा रहा है इन्फिनिटी, ठीक है ना, पॉजिटिव इन्फिनिटी जा रहा है, और इस तरफ देखो ये ऐसे करके ग्राफ नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है ना। यही हमने ग्राफ ऐसे बनाया है, देखो ये रहा ग्राफ, ये वाला ये इस तरफ बन रहा है, और ये वाला जो ग्राफ ऐसे जा रहा है वो ये रहा ऐसे बन रहा है। बस उल्टा हो जाएगा ना, एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस कर देंगे, वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस कर देंगे, तो उसके उसके तरीके से फिर ग्राफ भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा ना, ग्राफ में भी चेंज हो जाएगा, बनाने का तरीका वही रहेगा सेम, बस वैल्यूज आप अपने हिसाब से लगा दोगे तो चेंज हो जाएगा। जैसे कि क्योंकि मैंने यहाँ पर बताया ना अभी कि सेक 0 पर तो वैल्यू कितनी आती है हमारी, सेक 0 पर वैल्यू 1 आती है, तो ऐसे ही अगर मैं कहूँ कि सेक इनवर्स 1 की वैल्यू 0 होगी, सेम बात है नहीं है। बस जो डोमेन है वो रेंज बन गया, और जो रेंज है वो डोमेन बन गया, मतलब इनपुट आउटपुट बन गया, आउटपुट इनपुट बन गया। तो इस तरीके से आपको ग्राफ भी प्लॉट करके आना चाहिए। लास्ट ग्राफ की बात करते हैं, कॉसेक्स, ठीक है ना, कॉसिकेंट कह दो या फिर कॉसेक्स हम पढ़ते हैं शॉर्ट में।
तो cos x का ग्राफ भी इस तरीके से ही बन रहा है, sec x की तरह ही है, बस थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है आओ समझते हैं। 1/sin x होता है, हमने ये चीज पढ़ा है cos x। वही चीज डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा तो sin x नॉट इक्वल टू 0 होगा और x की वैल्यू नॉट इक्वल टू n पाई आएगी, ठीक है ना, जहां पर n इंटीजर होगा। वही सेम चीज है, देखो वही लिखा है। डोमेन क्या है, सारे रियल नंबर है माइनस का n पाई, माइनस का n पाई, यानी कि पाई के सारे मल्टीपल्स हमने यहाँ पर हटा दिए। आ गई बात समझ, ठीक है। अच्छा, रेंज पर अभी बात करेंगे, पहले इसको समझते हैं। जैसे कि मुझे पता है, क्या पता है कि कोसेक 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो कोसेक 0 की वैल्यू भी हमारे पास क्या आएगी, कोसेक 0 की वैल्यू तो नॉट डिफाइंड हो जाएगी, क्योंकि 1/0 तो नॉट डिफाइंड है। ऐसे ही कोसेक π/4 की वैल्यू कितनी देगा, π/4 की वैल्यू √2 देगा, ठीक है ना, क्योंकि साइन π/4 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो उसका उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल ये आ जाएगा। अच्छा, कोसेक π/2 पर क्या है, कोसेक π/2 पर वैल्यू 0 है। बस इसके हिसाब से ग्राफ प्लॉट कर दो और बना दो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। देखो, अच्छा ये डिफाइंड कब नहीं है, कब कब नहीं है, पाई के मल्टीपल्स में डिफाइंड नहीं है, इसका मतलब कोसेक पाई पर भी ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है ना, कोसेक 2 पाई पर भी ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ऐसे ही कोसेक 3 पाई पर भी ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। आ रही है बात समझ में, क्यों हो जाएगा नॉट डिफाइंड, क्योंकि साइन एक्स 0 होता है ना उस केस में, तो इस वजह से ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब देख लो, सारे पाई के मल्टीपल्स में डॉटेड लाइन बन रही है नहीं बन रही, बन रही है नहीं बन रही, देखो सारे पाई के मल्टीपल्स में बन रही है डॉटेड लाइन, क्यों, क्योंकि यहां पर देखो टच ही नहीं करवाया गया, नॉट डिफाइंड है ना। तो पाई बाय टू पर वैल्यू कितनी आ रही है, देखो ये पाई/2 पर वैल्यू 1 आ रही है नहीं आ रही है, अभी मैंने बताया कि कोसेक पाई/2 पर वैल्यू, सॉरी कोसेक पाई/2 पर वैल्यू 1 आएगी, सॉरी, क्योंकि कोसेक पाई/2 क्या होगा, साइन पाई/2 1 होता है ना, तो कोसेक पाई/2 1/1 हो जाएगा, हाँ 1 होगी वैल्यू, 0 तो होती ही नहीं है कभी भी, क्योंकि ये कभी भी वैल्यू 1 कुछ भी समथिंग कर लो, वो कभी भी 0 तो देगा ही नहीं ना हमें वैसे भी। तो इसका भी जो रेंज है वो सेम रहती है, रेंज जैसी सेक एक्स की रेंज है, क्यों, क्योंकि इसका ग्राफ भी 1 से लेके इन्फिनिटी जाता है और माइनस इन्फिनिटी से -1 के बीच में रहती है, मतलब -1 से कम होगी वैल्यूज और 1 से बड़ी होंगी सारी वैल्यूज, -1 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यूज देगा ही नहीं हमें कोसेक में भी। तो देखो पाई/2 पर वैल्यू 1 आ रही है ना, पाई/2 पर वैल्यू 1 आ गई, ऐसे ही अगर मैं आगे बढ़ता रहूं पाई/2 से पाई के बीच में, समझो ऐसे पाई/2 से पाई के बीच में इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में तुम्हें पता है कि साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो देखो पॉजिटिव दे रहा है, वैल्यूज ऊपर की तरफ ही जा रही है, ठीक है ना। अब 0 और पाई/2, 0 और पाई/2 इस वाले क्वाड्रेंट में होता है, इस वाले क्वाड्रेंट में भी सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, तो देखो इसका ग्राफ भी जा रहा है नहीं जा रहा, ऊपर की तरफ ही जा रहा है, पॉजिटिव ही जा रहा है, ये देखो। अगर ये चीज पता होंगी ना, क्वाड्रेंट जो पढ़े थे 11th में, इससे तो ग्राफ और इजी समझ में आ जाएगा, कि ग्राफ हमें समझ में आ जाएगा कि किस तरफ जाना है, ठीक है ना। हाँ 0 पर ग्राफ नॉट डिफाइंड है, देख लो कोसेक 0 पर ग्राफ नॉट डिफाइंड है, देखो टच नहीं कर रहा कहीं भी, बता दो कहीं भी टच कर रहा हो तो, ब्लू लाइन देखो ये कहीं भी टच नहीं कर रही ना ब्लैक पर। अब देखो ऐसे ही नीचे, नीचे समझो पाई से 3π/2 के बीच में, अब ये इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, अब थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक नेगेटिव होता है, तो देख लो नीचे की तरफ जा रहा है नहीं जा रहा नेगेटिव, नीचे की तरफ जा रहा है नहीं जा रहा नेगेटिव, वैल्यू सारी नीचे की तरफ देगा ना नेगेटिव। हाँ 3π/2 पर वैल्यू -1 होती है, चेक कर सकते हो कि 3π/2 पर वैल्यू -1 होती है, ठीक है ना। क्यों होती है, क्योंकि साइन 3π/2 पर भी वैल्यू -1 होती है, तो उसका रेसिप्रोकल करोगे तो कोसेक 3π/2 पर भी वैल्यू -1 होती है, ठीक है ना। अब देखो 3π/2 और 2π इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी कोसेक नेगेटिव होता है, क्योंकि साइन भी नेगेटिव होता है, तो देखो नीचे की तरफ जा रहा है ग्राफ। आ गई बात समझ में, टच नहीं कर रहा, देख लो पाई पर टच नहीं कर रहा, 2π पर टच नहीं कर रहा, तो ये चीज आपको बस समझनी है। अब बिना देखे क्या हम यहां पर कोशिश करें, बना के देखें कि क्या होगा,
हमारे जो फंक्शन 1 1 और ऑन टू आए वो किस इंटरवल में 1 1 और ऑन टू आएगा, जो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन होगी इसकी। अब डोमेन तो वैसे इसकी ये है, बट रेस्ट्रिक्टेड डोमेन क्या हो सकती है, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। देखो अगर मैं ये वैल्यूज ले लूं, इस वाली वैल्यूज से π/2 से लेके, और यहां पर समझू अगर मैं इधर भी वैल्यूज देखूं, हाँ आगे भी ले सकता हूं मैं। देखो π/2 से ये जो जा रही है वैल्यूज 3π/2, एक इंटरवल ये ले सकता हूं मैं, बट ये वाला इंटरवल मैथमेटिशियंस ने हमें नहीं डिफाइंड करवाया, यानी कि हमने ये चीज नहीं पढ़नी है, हमें पढ़नी है -π/2 से। देखो -π/2 हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी कोसेक पॉजिटिव होता है, सॉरी नेगेटिव होता है। तो वैल्यूज देख लो नीचे की तरफ जा रही हैं। क्या समझ रहे हैं हम यहाँ पर, हम जो समझने वाली चीज है हमारी जो इंपॉर्टेंट है। अब देखो बस इतना ग्राफ देखो, अब मुझे यहाँ पर कॉसेक्स के बारे में मुझे बता दो कि इसकी रेस्ट्रिक्टेड डोमेन और रेंज क्या होनी चाहिए। डोमेन की बात करेंगे, रेंज तो हमें पता है कि सेम ही रहनी है। डोमेन देखो हमें जो वैल्यूज देगा -∞ पर -1 दे रहा है, और यहां से नीचे की वैल्यूज सारी हमें देगा माइनस में। और ये देखो ये वाली वैल्यूज ये यहां से लेके यहां तक π/2, यानी कि ये जो ग्राफ बना है ना, ये ग्राफ मेरा है रेस्ट्रिक्टेड। तो अगर इसको हम लिखें तो कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे माइनस के π/2 से पॉजिटिव के π/2 पर सारी वैल्यूज हो सकती हैं, बट इसके बीच में जीरो भी आता है। जीरो को हमें क्या करना है, हटाना है। क्यों हटाना है जीरो को, क्योंकि जीरो पर ये नॉट डिफाइंड है। बस ये इसकी रेस्ट्रिक्टेड डोमेन बन जाएगी, रेंज इसकी सेम बनेगी। अगर ग्राफ अलग से बनाना चाहते हो तो ग्राफ मैंने अलग से बना के समझा ही दिया है कि ये ऐसे करके ऐसे जाएगा नीचे की तरफ, और ये इधर से ऐसे आएगा, ऐसे, यानी कि इधर जो हो जाएगा वो π/2 हो जाएगा, और इधर जो हो जाएगा वो माइनस का π/2 हो जाएगा। बस ये बन जाएगा इसका रेस्ट्रिक्टेड ग्राफ cos x का। यही ग्राफ को उल्टा करके बना देना है हमें, और cos x का ग्राफ बन जाएगा। देखो ये रहा, वैल्यूज हमें पता है कि -π/2 से π/2 के बीच में लेनी है, तो -π/2 ये रहा और π/2 ये रहा, यानी कि इसके बीच में जो भी हमने ग्राफ बनाया हमें वो लेना है, उसके ऊपर वाला ग्राफ हमें नहीं लेना, ठीक है ना। तो -π/2 और π/2 के बीच का ग्राफ लेना है, बस हमें ऐसे करके बनाना है। इन्होंने पूरा का पूरा बनाया हुआ है ग्राफ तोड़ के, ठीक है ना, उल्टा करके बनाया पूरा, लेकिन इन्होंने पूरा बनाया है। बट हमें सिर्फ इतना समझना है कि हमें सिर्फ इतना पढ़ना है, ये इतना, ठीक है ना। तो -π/2 से π/2 के बीच में ग्राफ ऐसा बनेगा, वही है। x एक्सिस को y एक्सिस बना दिया और y एक्सिस को x एक्सिस बना दिया, उल्टा कर दिया। डोमेन और रेंज देखो सेम निकल के आ गई, आ रही है वही डोमेन और रेंज, वही हो गया ना। हमने जो यहाँ पर पढ़ा अभी क्या पढ़ा था, देखो डोमेन ये पढ़ी थी ना, अब ये क्या बन जाएगी, ये रेंज बन जाएगी कोसेक इनवर्स के लिए। तो देखो रेंज बन रही है कोसेक इनवर्स के लिए, ये रेंज बन गई। तो यहाँ पर हमने सारे ग्राफ कंप्लीट कर लिए हैं अपने। लास्ट में अब मैं एक फाइनल टेबल दिखा देता हूँ आप लोगों को, यहाँ पर देख लो कि फाइनल टेबल क्या थी। सिर्फ इस टेबल को पढ़ने के लिए हमने 2 वीडियो अपनी, कम से कम हमने 1-1 घंटे की वीडियोस पढ़ी हैं ग्राफ को, सिर्फ ये टेबल को समझने के लिए। डायरेक्ट बुक में आपके ये टेबल लिखी है, मैं ये टेबल दिखा देता और मैं ये टेबल दिखाने के बाद कह देता कि ये टेबल है याद कर लो, बट उससे कुछ फायदा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर जो चीज समझाने वाली है वो तो बिना ग्राफ समझाए और बिना वो वीडियो में हम ग्राफ जो हमने समझा है एक एक कोसेक इनवर्स का, सबसे पहले कोसेक्स का ग्राफ समझा, उसके बाद हमने फिर उसकी रेस्ट्रिक्टेड डोमेन और रेंज को बनाने के लिए उसका ग्राफ समझा, जिसमें वो 1 1 और ऑन टू आ रहा है। उसके बाद हमने फिर उसके कोसेक इनवर्स का ग्राफ पढ़ा। तो कितना कुछ हमने पढ़ा है सिर्फ ये टेबल को समझने के लिए, ठीक है ना। यहाँ पर देख लो, मैंने यहाँ पर डोमेन और रेंज लगा दी है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लिए भी, और यहाँ पर जो ये डोमेन और रेंज है ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लिए है। देखो यहाँ पर लिखा है ना प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का मतलब ये है, जो ये रेंज है ना, ये एग्जैक्ट रेंज नहीं है, ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच वाली रेंज है, ठीक है ना। कहने का मतलब यही है कि एक टुकड़ा है उसका, ठीक है ना, एक टुकड़ा है, क्योंकि इस डोमेन में से हमने एक टुकड़ा लिया है, उसको उल्टा कर दिया तो वो रेंज ही तो बन जाएगी इसकी। तो इस वजह से यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हम इसको बोलते हैं, ठीक है ना। रेंज भी कह सकते हैं, बट एग्जैक्ट मतलब यही होता है इसका, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस जो यहाँ पर लिखा होता है ना, तो ये इस वजह से इसको हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलते हैं, ठीक है ना। देख लो अब आप
कि डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर्स। अच्छा, ऑल रियल नंबर से तो कोसेक इनवर्स में तो हम उल्टा कर देते हैं, तो ऑल रियल नंबर्स तो फिर तो रेंज होनी चाहिए, बट रेंज तो यहाँ पर -π/2 से π/2 है ना। अब ये चीज अगर मैं डायरेक्ट टेबल ले आता बस सामने, ये समझ में आता क्या, नहीं आता ना। बट ये चीज अब मैंने वीडियो में समझाई है ग्राफ के थ्रू कि ये चीज -π/2 से π/2 के बीच में ही क्यों है, क्योंकि इस रेंज में वो फंक्शन 1 1 और ऑन 2 हुआ, इस वजह से हमने -π/2 से π/2 एक मतलब इंटरवल सेलेक्ट कर लिया, जिसमें हमने डिफाइंड कर दिया कि ये फंक्शन 1 1 और ऑन 2 है और इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है ना। तो सिर्फ डोमेन में हमें चेंज करना है, तो उसके हिसाब से इसकी रेंज बदल जाएगी। और जो डोमेन है इसकी मतलब जो रेंज है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की, वो तो एज इट इज सेम रहने वाली है जो डोमेन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की। मतलब बस ये याद रख लो आप कि जो डोमेन है ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की, वो एज इट इज सेम होगी रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, बिल्कुल एज इट इज सेम होगी, चेक कर लो चाहे। ठीक है ना, बिल्कुल सेम टू सेम होगी। बस डोमेन जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की, उसमें से हमें कुछ कुछ पार्ट तोड़ के लेना है रेंज में, जिसको हम वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलते हैं। तो ये चीज आपको लर्न करनी है। एग्जैक्ट ऐसे तो लर्न होगी नहीं, ऐसे तो आप रट नहीं पाओगे इसको। तो इस वजह से ग्राफ समझाया है, 2 वीडियोस बनाई हैं स्पेशल ग्राफ पर इतनी बड़ी बड़ी, कि जिसमें मैंने साइन, कॉस और टेन का ग्राफ समझाया है, और एक वीडियो में कॉस, सेक और कोसेक का ग्राफ समझाया है, सिर्फ ये टेबल समझाने के लिए। ठीक है ना। अभी इसमें और भी बहुत कुछ है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ फॉर्मूलेज भी पढ़ेंगे इसमें। ठीक है ना। बाकी 2023 और 24 सिलेबस के लिए कुछ प्रॉपर्टीज इसमें से रिड्यूस हैं, तो वो हम स्किप करेंगे। ठीक है ना, वो जब दोबारा कभी पूछी जाएंगी एग्जाम में तो उसको कवर कर लेंगे। बाकी अभी फिलहाल के लिए हम उसको स्किप करेंगे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज रिड्यूस हैं, वो एक बार देख लेंगे। बाकी ये तो पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट, ये तो 2 वीडियोस सबको ही देखनी पड़ेंगी। जो भी ग्राफ समझ रहा है या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ रहा है, उसको स्टार्टिंग तो ऐसे ही करनी पड़ेगी। ठीक है ना। बाकी इसमें अभी और भी बहुत कुछ है जो सीखेंगे। तो आज की वीडियो में हमने इतना कवर कर लिया। आपको ये टेबल याद रखनी है, मैंने बताया है। ट्रिग्नोमेट्री की भी टेबल याद होनी चाहिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की भी डोमेन और रेंज की टेबल याद होनी चाहिए। अब रट सकते हो तो भाई रट लो, लेकिन हमारा काम था आपको समझाना है एक एक चीज। तो यहाँ पर मैंने एक एक चीज आपको समझा दी है कि ऐसा ऐसा क्यों होता है डोमेन और रेंज के साथ। ठीक है ना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी, कुछ नई ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज और कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के साथ इंटरेस्टिंग चीजें सीखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।